हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 9th का साइंस का पेपर का जो पार्ट 3 है वो करेंगे। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हम कर चुके हैं। अब हमारे सिर्फ न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस रह गए थे जिन्हें हमें सॉल्व करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस। बाकी जो सैम्पल पेपर का पार्ट है हम कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आप देखकर अपने क्वेश्चंस को रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 29 क्वेश्चन हम कर चुके थे, 30 क्वेश्चन हम करते हैं। सिर्फ न्यूमेरिकल के ही क्वेश्चंस रह गए हैं, उन्हीं को भी हमें सोल्व करना है। बाकी सारा पेपर हम सोल्व कर चुके हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा गया है। 30 के 2 पार्ट हैं, अथवा दिया गया, दोनों ही क्वेश्चन को करेंगे। एक सेकेंड यहाँ से देखते हैं। देखो क्या कहा गया है। एक बाइक विरामावस्था से चलकर 3 मिनट 36 किलोमीटर का एक समान वेग प्राप्त कर लेती है। परिकलित कीजिए उसका त्वरण और इस वेग को प्राप्त करने तक बाइक द्वारा तय की गई दूरी। A bike starting from rest maintain a uniform velocity of 36 km per minute. Find the acceleration and the distance traveled by the bike to attaining his velocity. तो हमें यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सीलरेशन हमें यहाँ निकालना है, त्वरण और उसके द्वारा तय की गई दूरी। और जब विरामावस्था में थी तो स्टार्टिंग में u यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि विरामावस्था में कहा गई है। v हमारे पास यहाँ पे 36 दिया ही गया है और टाइम यहाँ पर दिया गया है 3 मिनट। तो आइए करते हैं इसको सोल्व। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो u यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया। v कितना है, 36 किलोमीटर पर आवर, और टाइम यहाँ पे क्या दिया गया है, 3 मिनट। तो देखो यहाँ पे हमें इन्हें किलोमीटर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो 36 किलोमीटर को हमें अगर मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 5 डिवाइडेड बाय 18 से हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जब करेंगे तो देखो 2 और 5 को 2 से करेंगे तो 10 यहाँ पे आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। और इसी तरह से 3 मिनट को हमें जब सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम 3 को किससे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 180 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास में यहाँ पर आ गया। अब देखो हम फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने कहा था एक्सीलरेशन, त्वरण निकालना है। तो त्वरण को हम ए से आइडेंटिफाई करते हैं। अब यहाँ पे v माइनस यू डिवाइडेड बाई 2 इस डिवाइडेड बाई टी। अब हमारे पास में तीनों है, u भी है, v भी है और t भी है। तो अब देखो a लिखा हमने, a की जगह a की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड लगाया, u की वैल्यू यहाँ पे 0 है और टाइम कितना है, 180। अब एक्सीलरेशन में हम जब सोल्व करेंगे तो 0 हट जाएगा। अब यहाँ से ये कट जाएगा तो 1/18 मीटर पर सेकंड। ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 1/18। बहुत ही आसान है, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और उससे पहले हमें जो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने यही पूछा कि इसका आपको एक्सीलरेशन और त्वरण बताना है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट इसका। देखो सेकंड पार्ट में उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने डिस्टेंस पूछा है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2s इक्वल v की स्क्वायर माइनस u की स्क्वायर, ये हमें पता है। तो अब देखो क्या करना है, हमें s यहाँ से निकाल लेना है, क्यों, हमें डिस्टेंस चाहिए। s क्या है, डिस्टेंस। तो हमें दूरी निकालनी है, तो s यहाँ से निकालेंगे। अब देखो u क्या है, 0 है, इसलिए u को हम यहीं छोड़ देते हैं। हम यहाँ पे क्या बचा, v की स्क्वायर, और ये 2s यहाँ पर आ जाएगा। तो v की स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। देखो फॉर्मूले को थोड़ा सा आप अपने अकॉर्डिंग, जो चीज आपके पास में है उसको देखकर उस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो s हमें निकालना है, v भी हमारे पास में है और a भी हमारे पास में है। तो आगे सोल्व करते हैं। देखो सोल्व करेंगे तो किस तरह से हो जाएगा, जो v की वैल्यू थी 10 मीटर सेकंड, ठीक है। उसके अलावा अब हमारे पास में 2 इंटू ए कितना है, 1/18। a कितना है यहाँ पे, 1/18। तो जब a को 1/18 और यहाँ पे v की स्क्वायर थी, है ना, तो हम इस तरह से करेंगे। जब इसको हम यहाँ पे सोल्व करेंगे तो 18 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 18 यहाँ पे क्या होगा, 18 यहाँ पर चला जाएगा। और इस तरह जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में जो आंसर है कितना आ जाएगा, 900। यहाँ पे आंसर देखो किस तरह से किया, एक बार दिखा देती हूँ। 10 × 10 यहाँ पे 2 और 1/18, 18 यहाँ पे चला जाएगा, 1/18 था ना, तो इसको हमने किया 9। तो अब जो हमारे पास में आंसर आया 900 मीटर आंसर। हमारे पास में जो आंसर आया है वो कितना है, 900 मीटर। और इसको अगर किलोमीटर में हम चेंज करेंगे तो किलोमीटर में कितना हो जाएगा, ये 0.9 किलोमीटर। तो हम 900 मीटर में आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं। बहुत ही इजी भी, कैलकुलेशन भी बहुत ही इसके अंदर आसान है। तो आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। देखो एक बस गंतव्य स्थान ए से बी 36 किलोमीटर पर सेकंड की चाल से यात्रा करती है और फिर ए पर 72 किलोमीटर की चाल से यात्रा करके लौटती है। मतलब ए से बी गई और बी से वापस ए आती है। परिकलित करना है बस की औसत चाल, बस द्वारा तय की गई दूरी जिसमें 3 घंटे का समय लगा हो, या एक बस द्वारा तय की गई दूरी जिसमें 3 घंटे का समय लगे है, और बस का विस्थापन। एक बार इंग्लिश में रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन आसान है बट लैंग्वेज से आप कंफ्यूज हो रहे हैं। देखो, a bus travel from a destination A to B with the speed of 36 km, then return back to A with speed of 72 km.
स्पीड आपको निकालनी है, फाइंड द स्पीड, एवरेज स्पीड। सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बस इफ टेक 3 आवर कंप्लीट टू द जर्नी एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले देखो हम क्या कहते हैं यहाँ पे, अगर फॉर्मूला क्या जो बच्चे लगा देते हैं, डिस्टेंस a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, तो ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल भी यहाँ नहीं लगाना है। a प्लस बी जब हम फॉर्मूला लगाते हैं एवरेज स्पीड के लिए, तो वो कब लगाते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे, जब डिस्टेंस दिया जाता है, जब दूरी दी जाती है कि a से b की दूरी है 10 और B से A की दूरी है 10, मान लो ऐसे हमने ये मान लिया, ठीक है, A से B और या इस तरह C पहुंचा इसके 20 है। अगर डिस्टेंस दिया जाता है, दूरी दी जाती है, तब हम करते हैं 10 20 बटा 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15 आ जाएगा, 30 बटा 2 15 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को ये ध्यान देना है, यहाँ पर दूरी नहीं दी गई है, यहाँ पे चाल दिया गया है। क्या दिया गया है, चाल 36 किलोमीटर पर चार और 72 किलोमीटर पर घंटा, ये हमें स्पीड दी गई है। तो स्पीड के अंदर हम ऐसा फॉर्मूला नहीं लगाते हैं। तो स्पीड के अंदर हम क्या करते हैं, फॉर्मूला देखो क्या होता है, यहाँ पे हम इस तरह से करते हैं, स्पीड के फॉर्मूले 2। अब यहाँ पे दोनों की जो डिस्टेंस है, मानो ये एक है और ये बी है, तो ए प्लस बी, एक सेकेंड, यहाँ पे किस तरह से करते हैं, ए मल्टीप्लाई बी और नीचे a प्लस बी। यहाँ a क्या है, a की चाल जो a की स्पीड थी, b क्या है, b की स्पीड, और नीचे क्या करते हैं, दोनों को प्लस करते हैं। ये एक जनरल फॉर्मूला है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। और इसको हम कब यूज करते हैं, जब हमें a से b और b से a में स्पीड दी गई हो, हमें दूरी ना दी गई हो, डिस्टेंस ना दिया गया, तो यहाँ पे भी हम इसी फॉर्मूले को पुट करेंगे और बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो आइए करते हैं, 3 चीजें निकालनी है, औसत चाल निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है और तय की गई दूरी निकालनी है, हमको डिस्टेंस निकालना है और विस्थापन डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो सबसे पहले देखो क्या कहा गया है, एवरेज स्पीड निकालनी है, औसत दूरी निकालनी है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय। लेकिन जब हमें ये वाली औसत दूरी निकालनी है तो इसका फॉर्मूला क्या था, मैंने बताया था अभी, 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b प्लस a प्लस बी। देखो ये वाला फॉर्मूला है, इसको आप लिख लेना। इसमें क्या निकलती है, जब हमें चाल दी जाती है, जब हमें क्या दिया जाता है, स्पीड दी जाती है औसत, तब और उस समय हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, तो उस तरह से। तो देखो 2 मल्टीप्लाई 72 मल्टीप्लाई 36 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 72 मल्टीप्लाई 36 और यहाँ पे 72 प्लस 36 ये हमने लिख दिया। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास में जो ये वी नहीं आएगा, यहाँ पे जो एवरेज स्पीड है वो कितना आ जाएगा, 48 किलोमीटर पर आवर। हमारे पास में इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 48 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया जिसमें एवरेज स्पीड निकाली थी। अब सेकंड क्वेश्चन में उसने पूछा कि उसको पूरा एवरेज स्पीड पता चल गया और वो कह रहे कि 3 घंटे तक चल रही है, तो हम क्या करेंगे, 48 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई 3, एवरेज स्पीड मल्टीप्लाई 3। हमें यहाँ पे क्या पता चल जाएगा, डिस्टेंस पता चल जाएगा, ठीक है, दूरी पता चल जाएगा। तो दूरी किस तरह से पता चलेगा, 48 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 144 यहाँ पे क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, टोटल दूरी हो जाएगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा है, देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा है कि भाई ए, यहाँ पे ए है, यहाँ पर बी है, एक गाड़ी जो है वो चली है ए से बी तक और बी से वापस आई है ए तक, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि आपका फाइनल, आपका शॉर्टेस्ट टाइम, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आपने कवर किया, क्या कवर किया, यहाँ से शुरू होकर वापस यहाँ पे आ गया, तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, कोई विस्थापन नहीं है, तो विस्थापन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 0 यहाँ पे आप लिखेंगे, 0 यहाँ पे क्या हो जाएगा, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज इट कम बैक टू द इनिशियल पॉइंट, क्योंकि वो अपने वापस से इनिशियल जो शुरुआत का पॉइंट है उस पर लिख देंगे। और अगर आप सीधा 0 भी लिख देंगे तो भी आपको यहाँ पे पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब करते हैं 31 क्वेश्चन। देखो 31 क्वेश्चन में क्या कहा गया, मंगल का द्रव्यमान 6.42 10 की पावर 23 है, चंद्रमा का 1.80 10 की पावर 15 है। यदि मंगल और चंद्रमा के बीच की दूरी 1.15 10 की पावर 5 किलोमीटर है, तो मंगल द्वारा लगाए गए बल की गणना। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है, सीधा सीधा फॉर्मूला है लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन है, उसी की वजह से सब कुछ टेंशन थी कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। द मास ऑफ द मास इज 6.4 10 की पावर 23 kg, द वन इज द मोशन 1.08 इंटू 10 की पावर 15, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द मास एंड द मून 1.1 इंटू 10 की पावर 5, कैलकुलेट द फोर्स। अब यहाँ पे जो g की वैल्यू दी गई है वो कितनी है, 6.7 इंटू 10 की पावर -11। तो ये करते हैं सॉल्व। देखो किस तरह से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले मास ऑफ मास यहाँ पे लिखेंगे, चांद का या चंद्रमा का द्रव्यमान लिख दिया हमने, फिर पहले मार्स का लिखेंगे, फिर मून का लिखेंगे द्रव्यमान, ठीक है। अब देखो क्या कहा गया, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे जो सारी चीजें क्वेश्चन में पहले वही लिख देते हैं, फिर जी की वैल्यू। अब हम यहाँ लगाते हैं फोर्स का फॉर्मूला, जी जो हमें फोर्स निकालना है उसका फॉर्मूला, तो क्या होगा, कैपिटल जी mn डिवाइडेड बाई d2। तो यहाँ पे हमने लिख दिया मार्स का, यहाँ पे लिख दिया मून का, और ये मून का, और यहाँ पे हमने लिख दिया
10, ये देखो फर्स्ट जो है ये जी की वैल्यू है। फर्स्ट क्या हो जाएगी, जी की वैल्यू, कैपिटल जी की वैल्यू जो आपके क्वेश्चन में दी गई थी। फिर हमने यहाँ पे मून का लिखा है, मार्स का लिखा है, फिर यहाँ पे मून का लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो 2 बार आ जाएगा, मतलब यहाँ फॉर्मूले D2 है ना, मतलब डिस्टेंस 2 बार, तो 1.1 इंटू 10 की पावर 5, फिर 1.1 इंटू 10 की पावर 5, ये सीधी सी यहाँ पे था। अब यहाँ पे कैलकुलेशन है जिसमें आपको शायद थोड़ा सा समय लगा होगा। तो कैलकुलेशन का इजी मेथड क्या है, जो 6.7, 6.4 और 108 है, इनको एक तरफ ले आते हैं। यही इसका कैलकुलेशन का सबसे इजी तरीका है। और जो पावर्स है उनको सबको एक तरफ ले जाओ। तो हमने 10 की पावर ये -11 इस तरफ ले गए, प्लस 23 इस तरफ ले गए, आई थिंक 23 था, यहाँ पे गलत लिखा गया, और 15 इस तरफ ले गए। और ये जो है पावर्स, इन दोनों को माइनस में लिख दिया, -5 एंड -5, और 1.1 यहाँ पे रख दिया हमने डबल करके। ध्यान से समझो, बहुत ही आसान है। और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर 5.55 10 की पावर 18 आ जाएगा, बहुत ही आसानी से। देखो क्यों, यहाँ पे इतनी है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक पावर को यहाँ से हम क्या करेंगे, कम कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या प्लस हो जाएगी एक पावर, क्योंकि 1 2 3 4 1 2 3 4, तो एक बच गया ना, तो एक पावर यहाँ पे ऐड हो जाएगी, तो 10 की पावर 18 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पावर्स में कुछ गड़बड़ भी हो जाता है, कोई बात नहीं, अगर आपने 1 ये सही लिखा है तब भी आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस कैलकुलेशन करते वक्त आपको थोड़ी सी ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन दिया गया 32। एक ध्वनि तरंग 346 मीटर की चाल से गमन करती है। यदि उसकी तरंग दैर्ध्य 1.8 सेमी है तो तरंग की आवृत्ति क्या है? क्या उपरोक्त ध्वनि श्रव्य है या श्रव्य है? स्पष्ट कीजिए। देखो क्या कहा गया, अ साउंड ट्रेवल्स एट स्पीड 346 मीटर पर सेकेंड। एक साउंड है जो 346 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है। इट वेवलेंथ इज 1.8, उसकी जो तरंग दैर्ध्य है वो कितनी है, 1.8। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? तो देखो क्या दिया गया है, स्पीड दी गई है, तरंग दैर्ध्य दिया गया है या वेवलेंथ दी गई है। हमें क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, आवृत्ति निकालनी है, फटाफट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, विल द अबव साउंड इज ऑडिबल? तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो करते हैं सॉल्व क्वेश्चन को। देखिए, साउंड ट्रेवल स्पीड, ध्वनि तरंग की चाल कितनी है, 346 मीटर सेकेंड, वेवलेंथ 1.5 सेंटीमीटर। तो इसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। जब हम चेंज करेंगे तो इसको क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, 0.18 हमारा आंसर, 0.018 हमारा आंसर आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति हमें निकालनी है, तरंग दैर्ध्य भी दी गई है। तो फॉर्मूला बहुत ही आसान है, यू इक्वल किसके होता है, लैम्डा मल्टीप्लाई वी के। तो हमें यू की वैल्यू दी गई है, कितना है, 346, लैम्डा की हमें दी गई है, और वी हमें यहाँ पर निकालना है। तो देखो बहुत ही आसानी से, कैलकुलेशन भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा, 19,223.3 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हज़ार्ड्स लिख देंगे हम आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने पूछा कि क्या ये साउंड जो ऑडिबल है या ये ध्वनि सुनने योग्य है। तो देखो हमने कहा था 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक जो भी जितनी भी साउंड है सब क्या है, ऑडिबल है, सब सुनने वाली है। तो ये 20,000 के बीच में ही आ रहा है, इसीलिए यस, ये जो साउंड है ये क्या है, जो फ्रीक्वेंसी, ये जो साउंड है वो क्या है, ऑडिबल है। तो नेक्स्ट का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यस। ये क्यों, और रीजन पूछा जाए तो क्यों, क्योंकि ये 20 हर्ट्ज से लेके, यहाँ पे लिख देते हैं, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक क्या आती है, के बीच में आ रही है, इसीलिए ये साउंड जो है वो ऑडिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हमारा यहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन बच गया है जो कि केस स्टडी है। इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए। थैंक यू गाइज।